जय भीम दोस्तों। आज हम तमिलनाडु में खास करके डीएम के सांसद एक राजा के उस बयान पर बात करने जा रहे हैं जो उन्होंने एक सभा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के सामने ही जारी किया। उन्होंने केंद्र सरकार को चेताते हुए कहा कि केंद्र सरकार हमें पेरियार का रास्ता चुनने के लिए मजबूर न करे और साथ ही साथ उन्होंने स्वायत्त तमिलनाडु की मांग रखी। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसलिए भी क्योंकि जिस तरह की देश में परिस्थितियां बन रही हैं उसमें जाहिर तौर पर देश में पृथकतावाद की चुनौती धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब सवाल ये है कि वो तमिलनाडु और द्रविड़स्तान का पूरा आंदोलन पेरियार साहब का जो आज़ादी के समय लगभग समाप्त हो गया था, केवल भाषाई प्रश्न बाकी था और जो आगे चल कर के उस प्रश्न को भी लगभग समाप्त कर दिया गया था त्रिभाषा फॉर्मूले के जरिए। क्या कारण है कि आज तमिलनाडु में चाहे वो एम के स्टालिन हो या डीएम के सांसद ए राजा हों, वो इस तरह की बात करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हालांकि अभी एम के स्टालिन ने कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन ए राजा ने जिस ढंग से इस बात को कहा है वो निश्चित रूप से चिंतन के लिए भी मजबूर करती है और चिंता भी पैदा करती है। तो जाहिर तौर पर हम इस बात पर विचार करेंगे आज इस एपिसोड में कि तमिलनाडु से ये आवाज़ क्यों उठ रही है, एक स्वायत्त राज्य की मांग क्यों हो रही है। दरअसल इसके पीछे की अगर हम लोग पिछले समय की राजनीति को ध्यान में रखेंगे तो वो सवालों के जवाब हमको मिलेंगे। 3 बुनियादी कारण मैं ए राजा के इस बयान के पीछे देख रहा हूँ। पहला कारण है कि राष्ट्रभाषा के नाम पर जिस तरह से हिंदी को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है या वो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, खास करके गैर हिंदी भाषी राज्यों में, उससे वो चाहे दक्षिण भारत के राज्य हों, बंगाल हो, उनमें एक बेचैनी दिखाई दे रही है। और पिछले दिनों जिस तरह से अमित शाह के उस बयान के बाद जो प्रतिक्रिया आई थी दक्षिण भारत से, वो हम सब ने देखी है। तो पहली वजह तो यही दिखाई पड़ती है, वो है कि हिंदी को जिस तरह से राष्ट्रभाषा के नाम पर थोपने की जो बात कही जा रही है, अभी कोशिश उस तरह की नहीं हो रही है, लेकिन उससे छटपटाहट होना स्वाभाविक है। हम लोग जानते हैं कि पेरियार साहब ने दक्षिण भारत में, माने तमिलनाडु में खास करके 1930 के दशक में आर्य यानी ब्राह्मणों के द्वारा हिंदी को आगे करके हिंदी के माध्यम से द्रविड़ों पर आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश के रूप में देखा था। उनका सीधे तौर पर कहना था कि ये जो आर्य हैं वो हिंदी के माध्यम से द्रविड़ों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण इसी के साथ जुड़ा हुआ है, वो है जाति का सवाल। पेरियार साहब के यहाँ भी जो हिंदी का विरोध था वो सीधे तौर पर जाति के साथ जुड़ा हुआ था। और उस समय 1930 के दशक में और 40 के दशक में जब पेरियार साहब हिंदी विरोधी आंदोलन कर रहे थे, द्रविड़ पहचान के साथ बात कर रहे थे, उसमें जो उनका आंदोलन था उस आंदोलन में सीधे तौर पर आर्यों का विरोध था, यानी ब्राह्मणों का विरोध था। और जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित जातियां हैं, उनके अधिकारों की मांग उसमें शामिल थी। पिछले दिनों जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार में, माने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिंदुत्व का जो प्रभाव बढ़ा है, वर्चस्व बढ़ा है, उसमें जाहिर तौर पर जो ब्राह्मणवादी मूल्य हैं वो अपने पूरे वर्चस्व के साथ सामने आ रहे हैं। और उसी के चलते दलितों और पिछड़ों का उत्पीड़न बढ़ा है, जातिगत भेदभाव और घृणा में वृद्धि देखी गई है, जो सामाजिक तौर पर
जो अवहेलना हो रही है दलित और पिछड़ों की, जो उनके साथ हिकारत का भाव देखा जा रहा है और उनके अधिकारों को जिस तरह से ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, इस वजह से भी तमिलनाडु में ये सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है। हम लोग जानते हैं कि नीट में जब आरक्षण का सवाल था तो सबसे ज़्यादा मुखरता एम.के. स्टालिन ने ही दिखाई थी, और उसी दबाव के चलते, जिसका प्रभाव उत्तर भारत में भी आया था, नरेंद्र मोदी की सरकार में नीट में आरक्षण को बहाल किया था। हालांकि नरेंद्र मोदी ने इस बात को लेकर के अपनी वाहवाही लूटी और श्रेय लेना चाहा कि वो ओबीसी के लिए एक बड़ी पहलकदमी कर रहे हैं, और उसे सामाजिक न्याय की दूसरी कड़ी के रूप में भी प्रचारित किया गया। जबकि सच्चाई ये है कि एम.के. स्टालिन के दबाव की वजह से नीट में ओबीसी का आरक्षण बहाल हुआ था। और इसी के साथ आप देखें, लेटरल एंट्री के जरिए जिस तरह से आरक्षण को पिछले दरवाजे से ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, जातिगत जनगणना के सवाल को एम.के. स्टालिन उठा रहे हैं, या बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, तो ये भी सवाल हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना का सवाल हो, लेटरल एंट्री के जरिए आरक्षण को ख़त्म करने का सवाल हो, या दलितों और पिछड़ों के उत्पीड़न का सवाल हो, उनके अधिकारों को नेस्तनाबूद करने का जो पूरा परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है, उसके खिलाफ प्रतिक्रिया तमिलनाडु से ही आते हुए दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि ए राजा सीधे तौर पर केंद्र सरकार को चेताते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें केंद्र सरकार पेरियार के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर ना करे। एक तीसरा कारण मैं देखता हूँ ए राजा के इस बयान के पीछे, वो है कि ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो जिस तरह से फेडरल स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम लोग जानते हैं कि जिस तरह की नीतियों को लागू किया गया, उन नीतियों में जो राज्यों की स्वायत्तता है उसका कतई ध्यान नहीं रखा गया। जीएसटी का जैसे सवाल था, आज अगर राज्य इस बात को कह रहे हैं कि हमारे पास आर्थिक संसाधन नहीं है, वो केंद्र के पास ज़्यादा केंद्रित हो रहे हैं, तो इसलिए वो कैसे अपने राज्य में नीतियों को बना करके और वहाँ के कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही साथ बंगाल में जो हुआ वो हम लोगों ने देखा, अभी महाराष्ट्र में जो हुआ वो हम लोगों ने देखा। इसके अलावा भी कर्नाटक से लेकर के और दूसरे राज्यों में जिस तरह की प्रवृत्तियां देखी जा रही हैं कि केंद्र सरकार फेडरल स्ट्रक्चर के साथ संघीय जो ढांचा है भारत का और संविधान में प्रदत्त है, उसके साथ लगभग मजाक कर रही है। उनको राज्यों की स्वायत्तता का कोई ख्याल नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस बयान की तरफ, जो उन्होंने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में दिया था, जब उन्होंने संविधान का प्रारूप पेश किया। और ये उनका संविधान सभा में दूसरा भाषण था, बहुत लंबा भाषण है, और इसमें वे एकात्मक संविधान यानी एकात्मक व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। और वो कहते हैं कि एकात्मक व्यवस्था में केंद्र की प्रधानता होती है, सर्वोच्चता होती है, लेकिन जो संघात्मक ढांचा है उसमें केंद्र और राज्य दोनों की संप्रभुता कायम होती है। जाहिर तौर पर ये जो संघीय ढांचा है वो भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित और प्रभावित है, लेकिन बाबा साहब ने इसमें मूल रूप से परिवर्तन किया था मूलभूत तरीके से। और वो ये कहते हैं कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के संविधान में केवल 3 विषयों पर केंद्र को 3 विषयों पर केवल कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन भारत के संविधान में 97 विषय पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। ये उस समय की बात है जब प्रारूप पेश कर रहे हैं बाबा साहब। तो उन्होंने कहा कि इस लिहाज से भारत का जो संघीय ढांचा है वो थोड़ा अनूठा है। और देखा गया आगे चल कर के, बाबा साहब उसी में ये भी कहते हैं कि जब कोई आपात परिस्थिति हो तो जो भारत की सरकार है वो एक तरह से एकात्मक व्यवस्था की तरह
व्यवहार कर सकती है। लेकिन सामान्य स्थिति में, माने आपात स्थिति, कोई वित्तीय आपात हो या युद्ध वगैरह की स्थिति हो, लेकिन सामान्य स्थिति में जो केंद्र सरकार है वो उसे संघीय ढांचे का पालन करना होगा। जो राज्यों की स्वायत्तता है उसका सम्मान करना होगा, उसकी संप्रभुता का सम्मान करना होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर के और महाराष्ट्र तक जो घटनाएं हो रही हैं, क्या ये अघोषित तौर पर आपात व्यवस्था लागू किए बिना जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, उससे जो फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का वो सीधे सीधे प्रश्नांकित होता है। तो ये एक बड़ी वजह है कि जब राज्यों की स्वायत्तता पर हमला हो रहा है, उस समय ए राजा जिस नाराज़गी के साथ ये बात कह रहे हैं कि हमें पेरियार के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर न करे केंद्र सरकार, ये बहुत चिंता की बात है। जिस तरह की परिस्थितियां इस समय देश में हैं और हम तमाम दुश्मन देशों से घिरे हुए हैं, चीन का व्यवहार हम देख ही रहे हैं, पाकिस्तान की शत्रुता जग जाहिर है। ऐसे में भारत के भीतर जो हमारे स्टेट्स हैं, अगर उनके भीतर इस तरह का रोष पैदा होता है, केंद्र सरकार के प्रति अगर उनमें अविश्वास पैदा होता है, किसी मुद्दे को लेकर के, भाषाई मुद्दे को लेकर के, जातिगत व्यवस्था को लेकर के अगर कोई अविश्वास और रोष पैदा होता है, तो निश्चित तौर पर आज़ादी के 75वें वर्ष में जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा दिखाई पड़ता है। ये पृथकतावाद की भावना वो चाहे पंजाब में हो, कहीं दिखती हो, या कश्मीर में कहीं सुगबुगाहट हो, नॉर्थ ईस्ट में कहीं उस तरह की भावनाएं पनप रही हों, या तमिलनाडु से ये आवाज़ का उठना, मैं ये तो नहीं कहता कि ये भावनाएं बहुत प्रबल हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से एक चेतावनी पैदा करती हैं और सोचने के लिए मजबूर करती हैं। आखिर क्या वजह है कि हिंदुत्व के नाम पर जिस तरह से भाषाई वर्चस्व को थोपने की कोशिश हो रही है, और मैं तो ये देख रहा हूँ हिंदी ही नहीं, संस्कृत को जिस तरह से बढ़ाने की कोशिश हो रही है। 2011 के सेंसस में महज 24,000 लोगों ने संस्कृत को अपनी मातृभाषा बताया, लेकिन पिछले दिनों ये भी देखने में आया है कि हरियाणा के बाद गुजरात में भी संस्कृत को अनिवार्य भाषा के तौर पर लागू करने का काम हो रहा है। और अगर ये परिस्थितियां होती हैं तो उसमें ये भाषा का जीवित रहना, संस्कृत का उत्थान होना, ये अच्छी बात है। लेकिन उस संस्कृत भाषा के जरिए या दक्षिण में हिंदी भाषा के जरिए अगर ब्राह्मणवाद का उत्थान होता है, और ब्राह्मणवाद के उत्थान होने का मतलब कि जो अग्रणी जातियां हैं उनका वर्चस्व होना, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों और जो वंचित तबका है उसके साथ अन्याय होना, उसके आरक्षण से लेकर के प्रतिनिधित्व जैसे सवालों का पृष्ठभूमि में चले जाना, उनके अधिकारों को खतरा पैदा होना, ये आशंकाएं इस भाषाई उपनिवेश के जरिए भी दिखाई पड़ती हैं। और इसी वजह से भारत के उस हिस्से से जिसकी मांग अलग, एक स्वायत्त राज्य की मांग कभी पेरियार साहब करते थे द्रविड़स्तान के रूप में, जो अपने समय के साथ खत्म हो गई थी, अगर वहाँ पर एक सांसद इस तरह की बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से संवाद की ज़रूरत है और उनकी चिंताओं को शमन करने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि फेडरल स्ट्रक्चर जो भारत का है वो
न सिर्फ जीवित रहे बल्कि और मजबूत हो। जिस तरह की नीतियों को वो थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस बहुलतावादी देश में, ये इस बहुल भाषाई देश में, ये बहुल सांस्कृतिक इस देश में जो इसकी खूबी है, जो इसकी खूबसूरती है, उसमें इस तरह की नीतियों को थोपना अन्यायकारी ही नहीं, असंवैधानिक ही नहीं, बल्कि देश के लिए भी नुकसानदेह हो सकती हैं। इसलिए ए राजा के इस बयान को बड़ी गंभीरता से लेना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।